नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, पोस्ट कोविड के दौरान क्या सावधानी बरतें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा। आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-613-62137 पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम एक बार फिर आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेख पर जरा भी भरोसा ना करें। ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए आप केवल डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवा लें, ओपीडी की शुरुआत करें। इससे पहले ताजा स्थिति दिखाते हैं हरियाणा में इस वक्त ताजा हालात क्या हैं। 2000 के पास एक्टिव केस का आंकड़ा है। हरियाणा में रविवार को 24 घंटे में 201 केस सामने आए, 30 लोगों की मौत हो गई। तो कोरोना अपडेट क्या कहता है हरियाणा का, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। रविवार को 24 घंटे में 201 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। रिकवरी रेट करीब 99% हो चुका है। 70 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। आज प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। 28 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में 2000 के पास पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। रविवार को 24 घंटे में 201 केस सामने आए हैं और रिकवरी रेट करीब 99% हो चुका है। तो प्रदेश का कोरोना अपडेट क्या है वो आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। जो कोरोना के संक्रमित आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा हर दिन आपके लिए कोविड ओपीडी लेकर आता है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर पीयूष गोयल सीनियर कंसल्टेंट हैं प्रिलिमिनरी एंड क्रिटिकल केयर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कपिल शर्मा डेंटल सर्जन हैं एमडीएस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है डॉक्टर साहब? जी पहुंच रही है आपकी बात। नमस्कार। चलिए, सबसे पहले डॉक्टर कपिल शर्मा आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, धीरे धीरे कोरोना की स्थिति जो है वो नियंत्रण में आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों को बहुत सारी सावधानी बरतने की जरूरत है। हरियाणा की ताजा स्थिति को देखते हुए किस तरीके से एड्रेस करना चाहेंगे आप हरियाणा की जनता को? जैसे अभी सेकेंड वेव से अभी हम लोग उबर गए हैं या निकल गए हैं, तो अब हमें और ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि जो हमारी तीसरी वेव है, जो तीसरी वेव का जो अभी लोगों में भय का वातावरण है या उनको डर का जो माहौल बना हुआ है, उसके लिए जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एहतियात बरतने की। उसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन, ये बहुत जरूरी है। अगर हम इन नियमों का, जो बेसिक नियम है, इनका पालन करेंगे तो काफी हद तक हम तीसरी वेव से बच पाएंगे या उससे जल्दी से जल्दी या कम नुकसान के होने से बचा पाएंगे अपने आप को। बिल्कुल, अभी भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पीयूष गोयल, देखिए अभी स्थिति जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सावधानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि केसेस जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, लोगों की जो लापरवाही है वो भी बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, उसके बाद वो पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स हैं उनसे जूझ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को किस तरीके की सावधानी बरतें? देखिए, मेरे ख्याल से अभी भी हम, ऐसा नहीं है कि कोविड का डेंजर जो है, खतरा जो है बिल्कुल खत्म हो गया है और वो टल गया। अभी सिर्फ वो टल गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये 3 चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और हैंड हाइजीन करना। ये तीनों चीजें करते हुए अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं और मार्केट में भी जाते हैं या फिर अपने जरूरी काम करने के लिए जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकलीफ ये है, प्रॉब्लम वाली बात ये है कि जब हम ये सारे चीजें नहीं कर रहे हैं और उसके बाद जो है अब
केसेस जब बढ़ेंगे तो हम लोग जो है फिर से इसकी चपेट में आ सकते हैं कोविड की। तो ये सब तीनों प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम ये नहीं कहते कि अब आप घर पे बैठिए, आपको भी काम करने हैं घर के अपने ज़रूरी, तो आप सब करिए, बट ये सब प्रिकॉशंस के साथ। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया है तो हमें नहीं हो सकता है, ऐसी कोई स्टडीज नहीं है। जो भी स्टडीज हैं वो सब ये कहती हैं कि 3 से 4 महीने तक आप बच सकते हैं कोविड से, उसके बाद शायद आपको दोबारा हो सकता है वो माइल्डर फॉर्म में हो। माइल्डर फॉर्म में भी अगर होता है तो लेकिन आप फैलाने वाला काम फिर भी कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं हुआ है उन लोगों को आप कोविड-19 की इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए सावधानी जरूर बरतें, तभी हम तीसरी वेव से बच पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और एक बड़ा संदेश भी है जनता के लिए। देखिए, कंफर्ट जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनको कोरोना नहीं हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को बहुत सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, चूंकि खतरा अभी टला नहीं है। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। संतोष, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, क्या सवाल है आपका? मेरा मैडम जी सवाल ये है कि हमारे घर के पीछे जी 25-30 किला में जोड़ है जी, इसमें मच्छर बहुत है ना, तो कोई नगर पालिका इसके सवाल उठा रही जी, जावा पर्चा दे गया और मैं कोई अनिल विज जी इसका ये उठा रहा कोई मुद्दा जी। हमारे यहाँ पर आगे देख लो जी, बहुत मच्छर है। हमने मलेरिया का बीट रहा है, हमने इसका कोरोना वायरस का बीट रहा है जी। क्या करें जी, इसका कोई उपाय बताओ आप। ठीक है संतोष जी, देखिए ये प्रशासनिक अमले का काम है। हमारे साथ आज 2 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अगर आपका कोई स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है तो आप ज़रूर हमारे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और चूंकि अब जो प्रशासनिक लोग हैं उन्होंने भी ज़रूर सुना होगा आपकी समस्या को, और हम उम्मीद यही करते हैं कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो लोगों को इस वक्त घेरे हुए हैं। डॉक्टर साहब देखिए, अलग अलग खतरे, अपना रूप ज़रूर बदल रही है महामारी, लेकिन लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। क्योंकि अब वो किस किस चीज से डील करें, ये एक बड़ी चुनौती हो गई। डॉक्टर पीयूष गोयल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रहे हैं? जी पहुंच रही है। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चुनौती बहुत ही गंभीर हो गई है। कोविड से ही बचना है, और अभी बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा तो डेंगू के पेशेंट भी आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, इसमें गवर्नमेंट का तो रोल है ही है, लेकिन इंडिविजुअली अगर देखा जाए, हम सब लोगों का भी इसमें रोल है। जैसे ये बता रही है पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज की कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए और वहाँ के लोगों के जरिए, जिससे ये जल्द से जल्द वहाँ पे जल भराव ना हो, जिससे ये मच्छर पैदा ना हो। दूसरा, जिस तरह से मैं कोविड के लिए आपको बताया है कि ये एहतियात बरतना है, उसी तरह डेंगू के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं कि अपने घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, और मच्छर से बचें। थोड़ा फुल स्लीव्स के कपड़े डाल के रखें। वैसे गर्मी है, लेकिन फिर भी डेंगू का जब सीजन आता है तो इन सब चीजों से बहुत मतलब प्रिवेंशन हो जाती है चीजों की, कि अगर आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं और अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देते, कूलर में पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। बिल्कुल, ये सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, गुरुग्राम से एक दर्शक हमारे साथ गगन जुड़ गए हैं। गगन जी, क्या सवाल है आपका? गगन जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, ये कोरोना वायरस के मतलब के अब पहले तो आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम जरा कम कीजिए और फिर सवाल कीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से सुन पाएं। ओके मैम, मैंने कोरोना वायरस का इंजेक्शन तो लगवा लिया है जी। तो ये इससे मतलब कोरोना दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता? चलिए, ये बहुत ही आम सवाल हो गया है, वैक्सीनेशन के बाद लोगों के जहन में उठता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीयूष गोयल इसका जवाब देंगे। लोगों को ये लगता है कि अब वैक्सीनेशन हो गया तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। इससे पहले भी हम कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे इस बात का कि इस तरीके से बेफिक्री ठीक नहीं है कि अगर वैक्सीनेशन हो गई तो आपके लिए एक सिक्योरिटी चक्र तो जरूर आ गया है, लेकिन आपको कोरोना नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है तो आपको कोरोना नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो अभी तक की स्टडीज हैं, जो अभी तक देखा गया है, वैक्सीनेशन लगवाने के बाद
आपको जो इलनेस होता है, जो डिजीज होता है, वो बहुत ही माइल्ड तरह का होता है। इससे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एडमिट होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी नहीं हो सकती, आपको बीमारी फिर भी हो सकती है। और इस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप इस बीमारी को फैला भी सकते हैं उन लोगों को जिनको ये बीमारी पहले नहीं हुई है, और उनके अंदर ये ज्यादा सीवियर फॉर्म में और खतरनाक रूप ले सकती है। तो इसलिए अपना भी बचाव करें और अपने आसपास वाले लोगों का भी बचाव करें। सिर्फ इसी उसमें ना रहें कि हमने वैक्सीन लगवा लिया है कि अब हम मास्क उतार सकते हैं, अब हम सोशल डिस्टेंसिंग ना भी मेंटेन करें तब भी चल जाएगा, या फिर हम हैंड हाइजीन ना करें, ऐसा नहीं है। आपको सावधानियां अभी भी बरतनी पड़ेंगी। बिल्कुल। रोहतक से अमरीक एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीक जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे ये पूछना है कि मुझे दोनों डोज को वैक्सीन की लग चुकी है। अब जैसे रिसेंटली दोनों डोज ही कंप्लीट हुई है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मतलब जो तीसरी लहर आ रही है उससे हम कितना सिक्योर है, या फिर ये जो वैक्सीन है इसका असर कितने तक रहेगा? 6 महीने, साल, क्या इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है जब तक हम सेफ हैं? डॉक्टर पीयूष, वैक्सीनेशन को लेकर इनका सवाल है कि वैक्सीन की दोनों डोज ये ले चुके हैं, अब ये कितने सिक्योर हैं, तीसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं, ये सवाल इनके जहन में है। देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनका सवाल बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा है। मेरे ख्याल से इस वैक्सीन का जो असर है, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वैक्सीन का असर कब तक रहेगा, तो मुझे ये लगता है कि 3 से 6 महीने तक तो मिनिमम जो है, आपको जैसे डिजीज भी हो जाता है कोविड वायरस इन्फेक्शन, उसके बाद भी 3 से 6 महीने तक इसका असर कोविड वायरस की वजह से जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो काम करती हैं आपकी बॉडी में। इसी तरह से वैक्सीन भी आपकी बॉडी में काम करेगा, और वैक्सीन लगवाने के बाद जहाँ तक मेरा ख्याल है 6 महीने से लेके 1 साल तक आप कोविड की सीवियर इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं, लेकिन माइल्ड इन्फेक्शन आपको उसके बाद भी हो सकता है। बिल्कुल। वैक्सीनेशन के लिए आप देखिए, वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और डॉक्टर्स जो हमारे साथ हर दिन जुड़ते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर आपके बहुत सारे सवाल भी हैं जो हम अपने डॉक्टर से लेने की कोशिश करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद आप कितने सिक्योर हैं। और वैक्सीनेशन को लेकर जितने भी सवाल हैं, कुछ लोग बहुत डरे हुए भी होते हैं, उनका भी डर निकालने की कोशिश हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं। डॉक्टर हमारे साथ अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो किस तरीके से दांतों का जो इफेक्ट है वो कितना होता है? अगर दांतों पर कोरोना के इफेक्ट की बात कर लें, क्योंकि हम दांत ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, डेंटिस्ट के पास जाने में कतराते हैं, हर 3 महीने में रेगुलर चेकअप होना चाहिए लेकिन लोग नहीं करवाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, चूंकि ये कोरोना काल चल रहा है, अलग अलग तरीके के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, आप एक डेंटल सर्जन हैं, आप किस तरीके से लोगों को एड्रेस करेंगे? मैम देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोविड के जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, कोविड से रिकवरी के बाद जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, वो कोविड से भी ज़्यादा भयावह है। जैसे ब्लैक फंगस हम लोगों ने देखा है, येलो फंगस हमने देखा है, हम ग्रीन फंगस भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोविड से जो हमारी इम्यूनिटी लो हो रही है, या जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको कोमॉर्बिड के पेशेंट्स हैं, जिनका ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या जिन्होंने कीमोथेरेपी चल रहा है, उन लोगों को ऑलरेडी अपने आप को ज़्यादा केयर करने का जरूरत है। उनकी ओरल हाइजीन बहुत बेहतर रहनी चाहिए, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है? जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो हमारी बॉडी में हावी हो जाएगा। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारा फंगस रहता है। हमें मिट्टी वाले एरिया में, धूल मिट्टी वाले एरिया में जाने से बचना होगा, हमें बहुत ज़्यादा पानी वाले एरिया में जाने से बचना होगा। और इस दौरान मैं जो एक इम्पोर्टेंट परहेज जो सभी लोगों के लिए बताना चाहूँगा, इस कोविड होने के बाद हमें कोई भी ओरल कैविटी में सर्जिकल प्रोसीजर को एटलीस्ट, दांत एक्सट्रैक्शन करने वाले प्रोसीजर को एटलीस्ट हमें 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के लिए अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि जैसे ही उसे एंट्रेंस मिलेगा फंगल इन्फेक्शन को, ओरल कैविटी में कहीं पे भी उसको एंट्रेंस मिलेगा, वो हमारी बॉडी में आ जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। तो ब्लैक फंगस से घबराने का जरूरत नहीं है, बट एहतियात बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग कोविड से रिकवर हो रहे हैं सभी ब्लैक फंगस में कन्वर्ट हुए हैं, ऐसा नहीं। हम डेली रूटीन में हम ब्लैक फंगस के केसेस को डील कर रहे हैं। डेली हमारे पास आते हैं, डेली हम डायग्नोज करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं।
और इसकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए हमें सबसे पहले तो अपने ओरल कैविटी को, अपनी ओरल हाइजीन को बेहतर रखना होगा। जैसे ही हमें कोविड से रिकवर होते हैं तो हमें अपने ब्रश को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम अपने ब्रश को चेंज नहीं करते हैं तो जो हमारे पुराना ब्रश है उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हार्बर हो गए हैं वही री इन्फेक्शन का काम बहुत ज्यादा केसेज में करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमें एक एंटीसेप्टिक माउथ वॉश को रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में यूज करना होगा पोस्ट कोविड रिकवरी फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months। लाइक हम बिटाडिन गार्गल कर सकते हैं, कि हम क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश कर सकते हैं, उसको हमें करना ही होगा ताकि हमारी ओरल कैविटी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, एटलीस्ट वो कम से कम नुकसानदायक हो या हमें कुछ भी नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल, ये सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक वेद प्रकाश दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा बेटा सचिन, उसकी एज 24 है। उसको 1-2 साल पहले पाँव में थोड़ा ब्लड का डॉट ऐसे आ गया था, लीकेज जैसा। और हेलो जी जी, सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, वो डॉट जैसा आ गया था। उसके बाद उसको डेयरी मिल्क से, दूध से भी थोड़ा एलर्जी है। क्या वो वैक्सीनेशन ले सकता है? डॉक्टर पीयूष गोयल जवाब देंगे इन्हें। आपको एलर्जी है, अभी कभी इन्होंने वैक्सीन लगवाई है कभी जिंदगी में किसी भी तरह का? पहले वैक्सीन तो कभी तो कोई लगवाया होगा, पूछने से मालूम पड़ेगा, शायद लगवाया होगा, बचपन में जरूर लगवाया होगा। कितनी एज है इनकी? एज कितनी है? अभी 24। देखिए, वैक्सीन लगवा सकते हैं लेकिन वहीं लगवाएं आप वैक्सीन को जहाँ पे आपको अगर एलर्जी होती है, तो उससे निपटने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे सारी सुविधाएं हों। आप किसी मतलब जैसे कम्युनिटी सेंटर में लग रही हैं आजकल वैक्सीन, और भी कई जगह पे लग रही हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप जो है सही सेंटर पे लगवाएं, किसी हॉस्पिटल के में लगवाएं इस वैक्सीन को। तो ऐसे कहना बड़ा मुश्किल होता है कि वैक्सीन से एलर्जी होगा कि नहीं होगा, बट अगर कुछ एलर्जी होता भी है तो उससे बहुत अच्छे से हम निपट सकते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, आप वैक्सीनेशन लें, ज़रूर लें, और यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे, तभी जो कोरोना का ख़तरा है ये कहीं ना कहीं कम हो सकता है। लेकिन यही सवाल बहुत लाजमी है, जो लोग लगातार उठा रहे हैं, उनको किसी तरीके की एलर्जी है, कोई दिक्कत है, तो वो ऐसी जगह पर वैक्सीनेशन लें जहाँ पर उसके बाद निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम हों, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आता है तो उसके लिए डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हों, ताकि आपको परेशानी ना आए। तो और भी कोई सवाल आपका है कोरोना से जुड़ा हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार। डॉक्टर पीयूष गोयल, देखिए लोग लगातार जुड़ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, सवाल करें। एक और दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं, वीरेंद्र, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने दोनों डोज लगवा लिए वैक्सीन की, साल 6 महीने बाद, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला था कि 6 महीने बाद दोबारा लगवानी पड़ेगी, तो क्या ये अगर कोरोना 1-2 साल रहता है तो मेरे को बार बार वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा? जी देखिए, ऐसा है कि अभी तक ऐसे हमें इस तरह से हमें नहीं पता है कि कंफर्म तरीके से नहीं पता है कि वैक्सीन का असर कितनी देर तक रहता है। लेकिन अभी तक जो स्टडीज सामने आई हैं, जो ट्रायल्स हुए हैं, 1 साल के बाद शायद हमें कोविड का वैक्सीनेशन दोबारा रिपीट करना पड़ेगा सभी लोगों का, 1 साल के बाद, उससे पहले नहीं। तो बिल्कुल इसको लेकर लगातार नए नए रिसर्च आ रहे हैं, नए नए दावे किए जा रहे हैं। समय के साथ स्थिति साफ होगी, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है, नए नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी स्टडी चल रही हैं, और उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी, जब कहीं ना कहीं हम इस खतरे से जूझ पाएंगे। डॉक्टर साहब, देखिए लगातार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के भीतर सवाल हैं, और एक सुपरस्टिशन का दौर भी चल पड़ा है कि वैक्सीन के बाद शरीर चुंबक बन जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरीके का अंधविश्वास भी लोगों के भीतर फैल गया है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम चाहते हैं, हम इन खबरों का खंडन करते हैं, और हम चाहते यही है कि लोग अवेयर हों, लोग सचेत हों वैक्सीनेशन को लेकर, और इस तरीके के रूमर्स से दूर रहें। देखिए, मैं हमेशा हर पेशेंट को अपने यही बोलता हूँ कि आप कोविड से डरें, कोविड की वैक्सीनेशन से ना डरें।
जो लोग कोविड की वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कोविड की इन्फेक्शन से डर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिनको कोविड की इन्फेक्शन से डर नहीं लग रहा है, या तो उनके अभी तक घर में किसी को कोविड नहीं हुआ है, या उन्होंने ऐसी इस तरह का सिवियरिटी वाले केसेस नहीं देखे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से सेकेंड वेव में प्रॉब्लम आया है लोगों को, जिस तरह से हमने फील किया है और जिस तरह से हमने सब कुछ देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैक्सीनेशन से डरना चाहिए। मुझे लगता है आप कोविड से डरें, और इसका अभी तक एकमात्र इलाज जो है वो है प्रिवेंशन, बचाव। तो बचाव हमारे यही 3-4 तरीके हैं, एक वैक्सीनेशन, एक हैंड हाइजीन, एक सोशल डिस्टेंसिंग और एक फेस मास्क। तो ये 4 चीजों से ही बचाव हो सकता है। तो इस कोविड की इन्फेक्शन से बचें और इसको ना होने दें। मेरा तो यही आपको मैसेज है सब लोगों को कि वैक्सीनेशन के बारे में ना पूछ के आप कोविड की इन्फेक्शन के बारे में हमसे पूछो तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। झज्जर से मुरारी लाल हमारे साथ दर्शक एक जुड़ गए हैं। मुरारी लाल जी, क्या सवाल है आपका? मैम 8 अप्रैल को मैंने वैक्सीन कराई थी, 15 अप्रैल को मैं पॉजिटिव हो गया था, तो अब मेरी वैक्सीन किस दिन लगेगी? वैक्सीन लगवाने के बाद पॉजिटिव हो गए थे, तो फिर कितने गैप के बाद वो वैक्सीनेशन लें? डॉक्टर साहब जवाब देंगे इसका। और वैक्सीनेशन के बाद कोविड पॉजिटिव हुआ तो जो अभी तक के ICMR की गाइडलाइंस है कि मिनिमम 45 डेज से लेके 60 डेज के बाद हम वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। पोस्ट नेगेटिव रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 45 डेज से लेके 60 डेज के बाद हम कंफर्टेबली वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उन तमाम सवालों का जवाब आपको दिया जाए। कोरोना काल में आपको किस तरीके की दिक्कतें आई, कोरोना से आप कैसे बचें, कोरोना के बाद किस तरीके के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं आपकी बॉडी में और उसको लेकर आप किस तरीके से बचाव रखें। कोशिश हमारी यही है कि हम अपने एक्सपर्ट से तमाम सवाल आपके पूछें और इस वक्त जो स्थिति चल रही है उससे आपको जागरूक कर सकें। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हम निवेदन आपसे यही करते हैं कि आप अपने सवाल जो भी आपके जहन में चल रहे हैं कोरोना से जुड़े हुए, आप ज़रूर पूछिए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीयूष गोयल, अभी हम जिक्र कर रहे थे वैक्सीनेशन का, और अब चूंकि वैक्सीनेशन के साथ साथ नई चुनौती भी आ गई है, नए नए वेरिएंट्स भी सामने आने लगे हैं, नई नई स्टडीज़ आ रही हैं, चीज़ें साफ हालांकि पूरी तरीके से नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अब एक और नया डर लोगों के भीतर पैदा हो गया है, तीसरी लहर का डर हमें सता रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं स्वास्थ्य महकमे को, तो वो किस तरीके से लोगों को सचेत करना चाहता है, क्योंकि दूसरी लहर से जो कुछ भी हमने सीखा है वो तीसरी लहर में हम इम्प्लीमेंट कर सकें, कोशिश यही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तीसरी जो वेव आने वाला है या फिर आएगा या नहीं आएगा, अभी ये भी नहीं कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सोशल लोगों के बिहेवियर के ऊपर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि नहीं है लोगों का, और साथ में गवर्नमेंट के एफर्ट के ऊपर कि हम इस लहर से बच पाएंगे कि नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इस लहर से बचने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल की, हम सब लोगों की, कि हम जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। और साथ में गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से बस यही है कि एक्टिव केस डिटेक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ही हम जो है चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन, पूरा सिटी लॉकडाउन करने से पहले माइक्रो लॉकडाउन एक नया कंसेप्ट आना चाहिए। अब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हम छोटे छोटे हिस्सों को माइक्रो लॉकडाउन करें अगर वहाँ पर क्लस्टर ऑफ केसेस आ रहे हैं, तो जिससे ये जो है पूरे शहर में ना फैले कोविड इन्फेक्शन। तो ये ही चीजें हैं गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए जो हमें फॉलो करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसी से हम बच पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी तमाम उन प्रोटोकॉल्स का पालन करना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कपिल शर्मा, देखिए आप डेंटिस्ट हैं और हमने देखा है इस दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों को ओरल इश्यूज़ भी आए हैं, और कोरोना से पहले जो कोरोना के साइंस होते हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं ओरली लोगों के भीतर, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दिए गए। आपको क्या लगता है कोरोना काल में किस तरीके के चेंजेस और क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं ओरली अगर देखा जाए तो, क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? मैम, पोस्ट कोविड हमें सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी में जो आम जनमानस को जो देखने वाली चीज है कि कोविड में सबसे पहले गम्स अफेक्टेड होते हैं।
हम सफेक्टेड होंगे, दम लूज होने लग जाएंगे, उनमें स्वेलिंग आने लग जाएगा, कई बार मल्टीपल साइनसेस बनने लग जाएंगे, फर्स्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है ना। हमें लगता है कि खट्टा खट्टा पदार्थ हमारे मुंह से आ रहा है। थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में जब जाता है कोविड, तो ऐसा लगने लगता है कि हमारे दांत हिलने लग गए हैं, दांत हिलने लग गए हैं। तो पेशेंट को कई कंडीशन ऐसी हैं कि पेशेंट के खाते खाते खाना खाते खाते दांत निकल जाते हैं। तो क्योंकि पिछले साल 2020 में अक्टूबर में हमने फर्स्ट ब्लैक फंगस कोविड का जो केस, पोस्ट कोविड केस था, वो हमने रिपोर्ट किया था और हमने उसको फॉरवर्ड किया था PGIMS को फर्दर कि ये पोस्ट कोविड विड्रॉल सिम्टम्स है, पेशेंट की ICU का हिस्ट्री था। तो पेशेंट हमारे पास चीफ कंप्लेंट के लिए आया जी, मैं खाना खाते खाते मेरे दांत 3 हाथ में आ गए। तो उसको हमने रिपोर्ट किया प्रॉपरली। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे जो दांत हैं, हमारी जो ओरल कैविटी है वो हेल्दी रहे, उसमें कोई मुंह से स्मेल नहीं आ रही हो, उसमें हमारे मसूड़े ब्रश करते वक्त स्वलन नहीं हो, उनसे ब्लड नहीं आ रहा हो। हमें रेगुलरली पोस्ट कोविड, हमारे पास डेली अब लोगों में इतना अवेयरनेस है, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं ब्लैक फंगस की अवेयरनेस को लेके। तो लोग रेगुलर चेकअप के लिए जाए डेंटल क्लिनिक्स में पोस्ट कोविड, ताकि उनको टाइम रहते डायग्नोज किया जा सके, उनको बताया जा सके कि उनके अर्ली साइंस है कि नहीं है, या उनका जो अगर किसी को ब्लैक फंगस है तो वो कितना प्रोग्रेस कर गया है। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे रिपोर्ट हुआ है जिनको जो पैलेटल नेक्रोसिस शुरू हो गया है, साथ साथ पैलेटल नेक्रोसिस शुरू हुआ, पूरा 2 नेक्रोज हो गया, एंड अल्टीमेटली इवेंचुअली उन्हें अपना जो का रिसेक्शन करवाना पड़ा। और वो अगर और ज्यादा फैल गया तो आई तक गया, तो आई कॉम्पोनेंट को उसने अफेक्ट किया, ब्रेन तक गया तो ब्रेन कॉम्पोनेंट को उसने इफेक्ट किया। तो हमें ओरल कैविटी में बहुत ध्यान रखने का जरूरत है, क्योंकि ब्लैक फंगस का जो एंट्रेंस है वो ओरल कैविटी में, जो ओरल मैनिफेस्टेशन है वो बहुत इनिशियल स्टेजेस में आते हैं जी। तो हमें देखना होगा कि हमें ओरल कैविटी को प्रॉपरली हाइजीन उसकी मेंटेन रखनी है, ताकि ब्लैक फंगस उनको ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों को ये तमाम सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब खतरा एक नहीं है, खतरे अनेक हैं, और इन सबसे निपटने के लिए आपको अपने आप को बहुत सिक्योर रखने के लिए इन तमाम नियमों का पालन ज़रूर करना होगा, तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन ज़रूर करना होगा। सुबे सिंह रेवाड़ी से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। सुबे सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सवाल है आपका? सुबे सिंह जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए और फिर सवाल कीजिए। फिर ना मिले वो जल्दी से रहने। सुबे सिंह जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। किसी तकनीकी खामी के चलते सुबे सिंह से संपर्क हमारा टूट गया है। तो हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कोरोना से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में है तो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। देखिए, अलग अलग तरीके के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, नई नई दिक्कतें सामने आ रही हैं, और ऐसे में लोग अनअवेयर होने के चलते बहुत सारी परेशानियां खुद गले में डाल लेते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारे नियमों का पालन अभी भी करना बहुत ज़रूरी है, सचेत रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर पीयूष गोयल, देखिए, हम देख रहे हैं लगातार कि जो लोग हैं ठीक होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, कोरोना के बाद एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट का खतरा है वो अब लोगों पर मंडराने लगा है। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल स्वस्थ आदमी की हालत अचानक से बिगड़ती है और उसके बाद स्थिति एकदम अबनॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कोरोना के बाद स्वस्थ हो चुके हैं? उनके लिए जो रेगुलर चेकअप है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने दरमियान वो लें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है, अगर माइल्ड कोविड इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद भी आपको अपने फिजिशियन से रेगुलर चेकअप करवाना इम्पोर्टेंट है। इन व्यू ऑफ कोविड की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोविड की वजह से आपकी कोई भी ऑर्गन में कोई डैमेज है, या फिर अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या पहले से कार्डियक इलनेस है आपको, या फिर कोई और बीमारी है आपको, तो कोविड की वजह से उसका बैलेंस जो है बिगड़ सकता है। तो आपको डोजेस को, अपनी दवाइयों को, किसी भी बीमारी के लिए वो बैलेंस बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको रेगुलर फॉलोअप विजिट जरूर करनी चाहिए, और इस बात से नहीं डरना चाहिए कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे और नहीं तो हमें दोबारा से कोविड हो जाएगा। ऐसा ना सोच के जाएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आप हॉस्पिटल में जाएं और अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, बिकॉज कोविड की कॉम्प्लिकेशन और कोविड की प्रॉब्लम की वजह से
ऑर्गन में जो आपकी जो किडनीज, आपका जो लिवर, आपका जो हार्ट है, आपकी जो शुगर लेवल्स है, वो सब कुछ ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको डॉक्टर से ज़्यादा बेटर कोई नहीं बता पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये लोगों को लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब यहाँ पर कह रहे हैं, जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रेवाड़ी से सुबे सिंह एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ गए। सुबे सिंह जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए सुबे सिंह जी, तभी हम आपको अच्छे से सुन पाएंगे। हेलो जी डॉक्टर साहब जी, अपना सवाल कीजिए आप। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने लड़के के कोवैक्सीन दोनों डोज लगवा दी, तो लड़का कहता है कि ये नकली है, ना तो विदेश में हम जा सके थे और सरकारी नौकरी देखेंगे वहां भी सर्टिफिकेट मांगे, तो ये वैक्सीन तो कोवैक्सीन पास भी ना हुई वैसे लगवाने लग रहे हैं। कोविशील्ड को लड़का अच्छा बताता है, ये पूछना था मुझे। तो वैक्सीन को लेकर भरोसा नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, कई जगहों से देखिए खबरें इस तरीके की सामने भी आई हैं कि लोगों को पहले दूसरी डोज लग गई, उसके पहले कोई और लगी है, तो ऐसी लापरवाही की खबरें तो जरूर सामने आई हैं, लेकिन लोगों के भीतर एक बिल्कुल ये डर है वैक्सीनेशन को लेकर, और साथ ही साथ लापरवाही भी है कि ये कुछ नहीं है वैक्सीनेशन। जी, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है मैडम कि वैक्सीन के ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कोवैक्सीन लगवाई है, तो मुझे लगता नहीं है। और कोवैक्सीन हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, और अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर आप देखें उनका डेटा स्टडी करें, तो कोवैक्सीन की एफिकेसी इक्वलेंट ही मानेंगे वैसे कोविशील्ड के, लेकिन थोड़ा सा ये अपर एज है कोवैक्सीन की। मतलब कोवैक्सीन थोड़ी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कोविशील्ड, जहाँ तक जो अभी स्टडीज आई हैं। और जहाँ तक ये बता रहे हैं कि ये WHO के द्वारा प्रमाणित नहीं हुई है, तो उसके सारे के सारे जो पेपर्स हैं और जितनी भी स्टडीज हैं, रिसर्च है, सब उनके पास है, WHO के पास, और किसी भी समय उनका वो प्रमाणित हो सकती है कोवैक्सीन हमारी, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, लोगों को यहाँ पर लापरवाही बरतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और केवल आप एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। आप सिर्फ ये सोचने के लिए कि वैक्सीन सब लगवा रहे हैं तो हम लगवा रहे हैं, आपके भीतर एक जिम्मेदारी का भाव भी होना चाहिए, और अपनी सुरक्षा का भाव भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। वैक्सीनेशन सबको करवाना चाहिए। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए भी आप लोगों को जागरूक किया जाए, और डॉक्टर से वैक्सीनेशन को लेकर जो सवाल आपके भीतर हैं उनको भी पूछा जाए। हमारे साथ डेंटल सर्जन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कपिल शर्मा। डॉक्टर कपिल शर्मा, हम जिक्र कर रहे थे यहाँ पर ब्लैक फंगस का। आपने बताया कि ओरली एंटर करता है आपके अंदर ब्लैक फंगस, और उसके बाद ही चीज़ें वहाँ पर ट्रिगर हो जाती हैं शरीर में, और दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोग किस तरीके से ख्याल रखें, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो भी ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनके लिए किस तरीके की सावधानी बरतनी ज़रूरी है, और ब्लैक फंगस से लोग बच सकें इसके लिए किस तरीके की सावधानी बरतनी ज़रूरी है? सबसे पहले हम इसे के लिए क्या करना है। जिनके लिए ब्लैक फंगस अभी जिन्हें नहीं हुआ है, तो उन्हें तो सबसे बेस्ट ये है कि सबसे पहले उन्हें अपने डे टू डे रूटीन में बेटाडिन गागल या क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश को अपनी रूटीन प्रैक्टिस बनाना होगा। ठीक है, हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी हम मील ले रहे हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, हमें माउथ वॉश को प्रैक्टिस में लाना होगा, ताकि हम उसकी प्रोफाइल एक्सिस है उसको ब्लैक फंगस के एंट्रेंस को रोक सके। वन थिंग। सेकेंड थिंग, हमें बाहर की चीज़ों को, जैसे रोड साइड जो चीज़ें होती हैं, जैसे गोलगप्पे जो शॉप्स हैं, यहाँ पे जहाँ धूल मिट्टी और ऐसी जो चीज़ें हैं जो अनहाइजीनिक हैं, उन चीज़ों को खाने से बचना होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ऐसे एरियाज में जाने से बचना होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, बहुत ज़्यादा पानी रहता है, या कहीं पे पानी खड़ा हुआ है, जैसे तालाब होते हैं, ऐसी जगह पे हमें जाने से बचना होगा। अब बात आती है कि जिनको ऑलरेडी ब्लैक फंगस हो गया है या जिनको कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो उनके लिए सावधानियां नहीं, उनके लिए इलाज ही जरूरी है। अगर हम ब्लैक फंगस का इलाज नहीं लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी और ये जानलेवा हो सकती है। तो हमें, अगर आपके मुंह में, ओरल कैविटी में कहीं पे भी मल्टीपल साइनसिस आते हैं, फर्स्ट डिस्चार्ज आता है, मसूड़ों में सूजन आती है, अचानक आपके दांत हिलने लग जाते हैं, तो आप लोगों को तुरंत जाके डेंटल सर्जन को, अपने नियरेस्ट डेंटल सर्जन को विजिट कीजिए, अपने फिजिशियन को विजिट कीजिए, और जो आपके सोमेटोलॉजिस्ट हैं उनको विजिट कर सकते हैं आप, उनको विजिट करके अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज कीजिए।
वो क्लिनिकली चेक करेंगे, फिर उनका हो सकता है आपको सीबीसीटी या क्यूएस स्टेनिंग वगैरह करके हम उसको डायग्नोसिस पे जाके उनको फर्दर मैनेजमेंट के लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा। उसके लिए जो भी आईसीएमआर की गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करनी होंगी। इसके अलावा हमारे पास घर बैठकर ब्लैक फंगस का कोई ट्रीटमेंट होगा ऐसा संभव नहीं है। घर बैठकर हम ब्लैक फंगस होने के बाद कोई ऐसी मोडालिटी आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है या फिर कोई होम्योपैथिक मोडालिटी नहीं है कि होम रेमेडी से हम ब्लैक फंगस को ट्रीट कर पाएंगे। आपको कोविड ब्लैक फंगस डेडिकेटेड सेंटर पर जाना होगा, वहाँ पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, जब आप उसके लिए उससे सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। ब्लैक फंगस जितना इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज होगा उतना बेहतर तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकेगा, उतना नुकसान हमें कम से कम होगा। अगर हमने डिले किया टाइम में, कहीं पे हमने लापरवाही बरती कि अभी 2 दिन 5 दिन देखते हैं उसके बाद देखेंगे, सोचने विचारने में अगर हम समय लगाएंगे तो फिर ब्लैक फंगस हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा और फिर हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, और ये खतरा शायद इसी वजह से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर पीयूष गोयल, देखिए हम बात करें ब्लैक फंगस पर, हम जिक्र कर रहे हैं तो लोगों के लिए सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि वो सोर्सेज को कैसे डायग्नोज करें। सतही चीज़ों से फैलता है या फिर ओरली फैलता है, ये जानकारी लोगों के भीतर नहीं है। और फिर जब फैलता है तो उसकी इनिशियल स्टेज पर उसको रोकें कैसे, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उस पर अगर हम जिक्र करें तो कैसे आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ब्लैक फंगस जो है ये आप ये देखें कि कोविड के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले भी इसके केसेस पाए जाते थे। पहले ये केसेस उन लोगों में पाए जाते थे जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं, या फिर कोई और तरह के ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट है जिनको स्टेरॉइड्स वगैरह देने पड़ रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर पहले ये ज़्यादा पाया जाता था। बट अब कोविड के बाद ये आम जनता के अंदर भी आ रहा है जो इन सब चीज़ों से ग्रसित नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है कि कोविड की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो गई है, उसकी वजह से फंगस इन्फेक्शन है। साथ में कई ये भी माना जा रहा है कि स्टेरॉइड की ज़्यादा डोज देने की वजह से भी ब्लैक फंगस हो रहा है। और तीसरा ये भी माना जा रहा है कि शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से भी ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और वो शुगर अनकंट्रोल होने की वजह, एक तो कोविड की इन्फेक्शन अपने आप में शुगर को अनकंट्रोल करती है और दूसरा स्टेरॉइड्स भी शुगर को अनकंट्रोल करते हैं। इन दोनों की वजह से भी ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। अब इस चीज को डायग्नोज करना एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है जब तक वो बहुत ज्यादा फैल नहीं जाता। तो मेरा ये मानना है कि जो कोविड के जो पेशेंट हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम भी है या जिनको स्टेरॉइड की डोजेस दी गई हैं, उनको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। अगर उनकी आंखों से देखने की क्षमता कम हो रही है, कमजोर हो रही है आंखें, या फिर उनको आंख में लाल हो रही हैं आंखें, या फिर उनको कान से सुनना थोड़ा बंद हो रहा है, या फिर उनको फेस पे कहीं पर भी पेन बहुत ज्यादा है, सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है उनको बहुत ज्यादा, और नाक बंद रहता है हमेशा, और इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं अगर, तो इनिशियल स्टेजेस, या दांत में दर्द हो रहा है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जी, और दांत के अंदर उनको लगता है कि कहीं पे कैविटी बन रहा है या फिर कहीं पे काला निशान दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर उन पेशेंट को डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको, बीमारी को इनिशियल स्टेजेस में जल्दी पकड़ने के लिए और जल्दी इलाज इसका शुरू करवाने के लिए। बिल्कुल। गुरुग्राम से हमारे साथ प्रोफेसर एसके कश्यप जुड़ गए हैं, एक दर्शक। प्रोफेसर साहब, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल कीजिए प्रोफेसर साहब। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, मुझको फर्स्ट डोज लगने के 20 दिन के बाद ये कोविड हो चुका था जी, और फिर 17 अप्रैल को नेगेटिव आ चुका है। नेगेटिव आने के बाद अब मुझको कब लगवाना है सेकंड डोज? और नंबर 2, मुझे कभी कभी शाम को हल्का सा फीवर हो जाता है। हेलो, बिल्कुल, आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है। डॉक्टर पीयूष गोयल, आप इसका जवाब देंगे? जी जी जी, मुझे ये लगता है कि सर आपको 17 अप्रैल को कोविड का इन्फेक्शन हुआ था मेरे ख्याल से, है ना? ये बता रहे हैं ना आप? जी जी जी,
जी। तो 17 अप्रैल। और आप ठीक कब हुए थे सर? ठीक कब हो गए थे? संपर्क टूट गया उनसे हमारा। डॉक्टर पीयूष गोयल ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये 17 तारीख को कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, तो इसके बाद वो वैक्सीनेशन अपनी कब लें, और साथ ही साथ उनको एक दिक्कत सामने आ रही है कि उनको हल्का फीवर हो जाता है शाम को, तो उसको जी जी जी, मैं बताता हूँ इसका आंसर। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको कोविड हुआ है और उसके बाद आप ठीक हो गए हैं, जो कि 10 से 14 दिन लग जाते हैं ठीक होने के अंदर मिनिमम, और ये बोल रहे हैं कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी आई थी, तो अगर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के 12 हफ्ते के बाद ये जो है वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मिनिमम 3 महीने तो आपकी बॉडी में रहता ही है, तो आपको तो लाइव वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उससे जो एंटीबॉडी बनेंगी वो वैक्सीनेशन की एंटीबॉडी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो वो 3 महीने तक आपका रहेगा। तो उसके बाद ही 12 हफ्ते के बाद ही आप अपना वैक्सीनेशन लगवाएं। और आप जैसे कह रहे हैं कि आपको फीवर रहता है, तो शाम को फीवर हो जाता है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये किस वजह से है। इसके लिए आपको जो है अपने फिजिशियन को और अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का हमारा, तो इवनिंग में थोड़ा सा वैसे भी ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो होता है। तो कितना फीवर आता है और क्यों आ रहा है, तो इसका जवाब पेशेंट को देखने के बाद ही हम दे पाएंगे, उससे पहले नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर कपिल शर्मा, देखिए हम डेंटल हालातों पर बात कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के भीतर तब्दीलियां आती हैं कोरोना काल में, लेकिन नॉर्मल इन्फेक्शन है या फिर कोरोना का इन्फेक्शन है, उसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस तरीके से लोगों को समझाएंगे आप? मैम, सबसे पहले तो ये किसी भी पेशेंट के लिए घर पे बैठ के उसको सेल्फ डायग्नोज करना कि ये उसको नॉर्मल इन्फेक्शन है कि या कोरोना का कोई इन्फेक्शन है या कोरोना के सिम्टम्स की वजह से कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ने उसको पकड़ा है, ये आपको घर पे बैठ के डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए, जो आपके नियर बाय जो भी डेंटल सर्जन हैं या ENT हैं, उनको जाके ओरल कैविटी को चेक कराना होगा। घर बैठकर आप इसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। इसको घर बैठकर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर आपके मुंह से ब्लड आ रहा है, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, मसूड़ों में सूजन हो गया है या दांत हिल रहे हैं, तो ये आपको एक प्रिलिमिनरी आपको एक अंदाजा दे सकता है कि आपको कोई ओरल कैविटी में इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, जिसके लिए आपको जांच का जरूरत है, जिसके लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है। अदरवाइज आप इसको घर बैठ के आप डायग्नोज कर लें, सेल्फ मेडिकेशन लेते रहें, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ चीज़ों में देखिए डॉक्टर से मिलकर वहाँ क्या आपके शरीर की स्थिति है उसको जानकर ही पता लगाया जा सकता है कि आपको आखिरकार दिक्कत क्या है। कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और अपने अपने सवाल भी कर रहे हैं। सतपाल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल जी, क्या सवाल है आपका? ऐसे था कि मैंने पहले वैक्सीनल इंजेक्शन 4 वीक पहले लगवाया था 23 मार्च को, तो उसके बाद फिर मेरे को अगला जो वैक्सीन लगवाना था 4 वीक के बाद, वो मई की 24 तारीख के ड्यू डेट पे लगवा लिया है। तो उसके 3 महीने बाद फिर फीवर आया है, तो ये फीवर क्यों आया है ये मैं जानना चाहता हूँ। डॉक्टर कपिल शर्मा जवाब देंगे। ये फीवर क्यों आया है, इसके लिए तो हमें एसेस करना होगा। उसके लिए हमें अपने प्रॉपर डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट करने होंगे। अगर हम बाकी चीज़ों को रूल आउट करें, अगर ये भी देखना होगा उनको कफ है कि नहीं है, अगर वो प्रोडक्टिव कफ है कि नॉन प्रोडक्टिव कफ है, एक वो भी हमें रूल आउट करना होगा। प्लस इनके सिम्टम्स कैसे हैं, इनको फीवर आ रहा है तो फीवर किस ग्रेड का फीवर आ रहा है, और साथ में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हैं, क्या इनको लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल भी है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को हमें इवेलुएट करके ही ये चीज़ कही जा सकती है कि ये इनको कोविड फीवर है कि नॉन कोविड फीवर है। अभी हमें ब्रॉड कैटेगराइजेशन करना होगा। आज नहीं, आज से अगर हम 1 महीना पहले कोई भी फीवर आ रहा है तो हमारे लिए प्राइमरली ये होता था कि वो कोविड फीवर है। आपको हमें ये मान के चलना पड़ता था कि उसको कोई भी फीवर है तो वो कोविड फीवर होगा। बिल्कुल ठीक है, हम उसको डायग्नोज करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे, वो कईयों को नहीं भी निकलता था कोविड,
बट हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि आज भी हमें अपनी मेंटालिटी यही रखनी पड़ेगी आम जनमानस को कि अगर मुझे फीवर आ रहा है तो कोविड है, मुझे अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट कराने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मुझे फीवर आ रहा है, मैं 5 दिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये लोगों को समझना होगा। यहाँ पर कैथल से नवीन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, क्या सवाल है आपका? तो मेरे को टेट्रा सल्फा पैरा ग्रुप से रिएक्शन है जी। जी, मेरे को टेट्रा सल्फा पैरा ग्रुप से रिएक्शन है जी। तो ये मेरे को कौन सी फिर वैक्सीन लगवानी चाहिए कोरोना के लिए? डॉक्टर पीयूष गोयल। सर, ये जो इन्फेक्शन है, ये एलर्जी जो है आपको, ये कुछ ड्रग से है, जैसे टेट्रासाइक्लिन बता रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक से ग्रुप बता रहे हैं आप, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जो है कोविड की वैक्सीनेशन से भी एलर्जी हो। ऐसा मैं नहीं कह सकता और ऐसा नहीं होगा। और कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं आप, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से, बट जो आपने वैक्सीन लगवानी है वो ऐसी जगह से लगवाएं जहाँ पे आपको अगर कुछ छोटी मोटी एलर्जी होती भी है तो उससे निपटने के लिए सारे संसाधन मौजूद हों वहाँ पे, तो आप वहाँ जाके लगवाएं। तो यहाँ पर लोगों को एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर अगर आपको एलर्जी है तो आप एंटी एलर्जी टैबलेट लें या फिर वहाँ पर वैक्सीनेशन लें जहाँ पर पर्याप्त इंतजामात हों। डॉक्टर पीयूष गोयल, देखिए, अगर हम बात करें लोगों के डर की, भय की, तो नॉर्मल इन्फेक्शन पहले भी एग्जिस्ट करते थे, नॉर्मल इन्फेक्शन अब भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लोग हर चीज़ को कोरोना से जोड़कर देखने लगे हैं। इसके चलते डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो लोगों को आड़े आने लगी हैं। और हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद लोगों के अंदर मेंटल जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कोरोना का। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि किस तरीके से वो अपनी मानसिक हेल्थ को ज़्यादा अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोविड में 2-3 चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई हैं। एक तो आप घर के अंदर ही बंद हो गए थे, दूसरा जो है आपको प्रिकॉशंस इतने ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं तो सबको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये क्या होगा हमारे साथ, और तीसरा आपने अपने आसपास के लोगों को बीमार होते हुए देखा है, उसका भी आपको वो स्ट्रेस है बॉडी के ऊपर, मेंटल स्ट्रेस है। चौथा, आप खुद बीमार हुए हो तो भी आपके ऊपर बहुत मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस दोनों है। तो और साथ में आपकी जॉब्स की सिक्योरिटी भी थोड़ी कम हो गई है इस वजह से कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का की जो जॉब्स है वो इनसिक्योर हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोविड इज देयर, कोविड तो है, अब मेंटल स्ट्रेस हमें वी हैव टू बी स्ट्रांग, हमें स्ट्रांग तो होना पड़ेगा। अब मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन करें और थोड़ा योगा। कल जैसे अब 21 जून है, कल योगा डे है, तो मेरे ख्याल से रेजोल्यूशन करना चाहिए सब लोगों को कि हम योगा करेंगे। और योगा के अंदर बहुत सारी ऐसी मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी एक्सरसाइजेज हैं, साथ में फिजिकल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी एक्सरसाइजेज हैं, ये सब करें। और साथ में मैं ये चाहूँगा कि अगर आप वाकई में ही, ये तो हो गया प्रिवेंशन, अगर आप वाकई में किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर चाहिए, उनकी राय जरूर। बिल्कुल, इसमें डॉक्टर कपिल शर्मा की भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर कपिल शर्मा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, कोविड ने इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। तो बिजनेसमैन लोगों को एक स्ट्रेस है बिजनेस का, और जो लोग घर पे रहते थे, जो हाउसवाइफ थी, उनको भी एक अनड्यू स्ट्रेस आया है। उस स्ट्रेस की वजह से उनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने लगे हैं। तो उन्हें, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि घर पे रहकर डेली सुबह मेडिटेशन करें, परिवार के साथ बैठकर मेडिटेशन करें और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है। अगर हम किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे तो इंटरनली हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कोविड ओपीडी में जुड़ने के लिए। वो कोशिश हमारी यही है कि कोविड से जुड़ा, कोरोना से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में है तो हम वो सवाल ले पाएँ और आप कोरोना मुक्त हो, इस अभियान में हम अपनी साझेदारी निभा पाएँ। तो कोशिश यही है। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, सचेत रहिएगा, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आज के लिए कोविड ओपीडी में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।